सदियों से रोटी पकाने और बच्चे पैदा करने वाली मशीन की तरह देखी गई औरतों का एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की दुनिया में दखल कैसे हुआ। मर्दों ने औरतों से श्रम करवाया लेकिन उसका न पैसा दिया न क्रेडिट। जहां 30 साल पहले हार्वर्ड की रिसर्च क्लॉडिया गोल्डन इसी सवाल का जवाब ढूंढ रही है। पिछले कई दशकों का डेटा जुटाते हुए उन्होंने पाया कि 80 के दशक में अमेरिका के मेडिकल, लॉ, इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं की संख्या अचानक बढ़ गई। अब तक हायर एजुकेशन में 1-2% सीटों पर नजर आने वाली महिलाओं का अनुपात एकाएक 1/3 जा पहुंचा। जॉब मार्केट का ग्राफ भी महिलाओं की हिस्सेदारी के मामले में लगातार ग्रोथ दिखा रहा था। क्लॉडिया ने पाया कि शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी तकरीबन 30% और नौकरियों में 11% तक बढ़ गई थी। इन सालों में अचानक ऐसा क्या हुआ था, इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं एजुकेशन से लेकर जॉब मार्केट तक पहुंच गई। क्लॉडिया को इसी सवाल का जवाब मिला एक छोटी सी गोली में। जी हाँ, 1960 में अमेरिकन मार्केट में पहली बार आई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यानी गर्भ निरोधक गोली। पहले कानूनी रूप से सिर्फ विवाहित महिलाओं तक सीमित यह गोली 1970 तक आते आते सभी महिलाओं के लिए समान रूप से उपलब्ध हो गई। इस एक छोटी सी गोली ने औरतों को घर गृहस्थी की चारदीवारी से निकालकर बाहर की दुनिया में पहुंचा दिया। बाहर की दुनिया जहां श्रम का मूल्य था, उस मूल्य की गणना देश की जीडीपी में होती थी। वह बच्चे पालने और घरेलू सेवा जैसे अनपेड लेबर नहीं थी जो कहीं काउंट नहीं हो रहा था। अब तक औरतों की आर्थिक शैक्षणिक तरक्की की राह में सबसे बड़ा दीवार था उनका अपना शरीर। पितृसत्ता तो थी जिसने सदियों से औरतों के शरीर को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल किया। जवानी के दरवाजे पर दस्तक देते ही पुरुष सेक्स से अपनी हार्मोन जनित इच्छाओं को पूरा कर हायर एजुकेशन और हायर जॉब मार्केट में अपनी जगह बना रहे होते और औरतों के हिस्से आते ही वे अनचाहे गर्भ जिनका अंत असमय शादी और मातृत्व की जिम्मेदारी में होता। अबॉर्शन मुश्किल और गैर कानूनी था। पेट में आ गए बच्चे को पैदा करना और पालना मजबूरी। ऐसे में बाजार में आई एक गोली ने औरतों को वो आज़ादी दे दी जो कोई फेमिनिस्ट मूवमेंट अब तक नहीं दे पाया था। अब वो सेक्सुअली एक्टिव रहते हुए भी अनचाहे गर्भ और विवाह की बंदिशों से आज़ाद हो गई। एक आज़ादी ने दूसरी आज़ादी और अधिकारों के रास्ते खोल दिए। मर्दों के एक छत्र साम्राज्य और बेलगाम अधिकारों वाली इस दुनिया में औरतों की बराबरी का रास्ता शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता की जमीन पर बना। अर्थव्यवस्था में उनकी हिस्सेदारी की बुनियाद पर और यह हिस्सा दिलाने में उस गोली की बड़ी भूमिका रही। साथ ही इतिहास में छिपी इस कहानी को बरसों के श्रम साध्य शोध के बाद खोज निकालने में क्लॉडिया गोल्डन की भूमिका रही। उसी क्लॉडिया गोल्डन को इस साल इकोनॉमिक्स के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। वह यह सम्मान पाने वाली महज तीसरी महिला है और पहली महिला जो किसी पुरुष कुलीग के साथ इस सम्मान को साझा नहीं कर रही। क्लॉडिया ने महिलाओं की आर्थिक विकास की इस यात्रा को डॉक्यूमेंट करने का ऐतिहासिक काम किया। नौकरी के बाजार में औरतों की दावेदारी, भागीदारी, हिस्सेदारी और इस लंबे दौर में अथक श्रम के बावजूद अब तक कायम गैर बराबरी को डॉक्यूमेंट करने का काम पूरी दुनिया में व्याप्त जेंडर पे गैप की खाई जिसे अब तक पाटा नहीं जा सका। क्लॉडिया ने अपने ऐतिहासिक काम से जिस फेमिनिस्ट इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाने का काम किया उसकी नींव रखी थी मैरिलियन विरिंग ने। 1988 में एक किताब छपी जिसका नाम था इफ वीमेन काउंटेड। तकरीबन 500 पन्ने की इस किताब में मैरिलियन विस्तार से बताती है कि केयर रिंगिंग के नाम पर औरतों जितना घरेलू श्रम करती है, अगर उस श्रम की पैसे में और राष्ट्र की जीडीपी में गणना होने लगे तो क्या होगा। मैरिलियन ने हिसाब लगाकर बताया था कि अगर दुनिया की आधी आबादी के अनकाउंटेड लेबर की पैसे से गणना की जाए तो यह श्रम दुनिया के 50 सबसे ताकतवर मुल्कों की जीडीपी के बराबर ठहराता है। मैरिलियन लिखती है कि अर्थव्यवस्था से जुड़ा हर एक उत्पादन और उस उत्पादन में लगने वाला श्रम जीडीपी में काउंट होता है। वह लिखती है कि क्या आपको पता है कि आप अपने दूध मुँहे शिशु को जो दूध पिला रही है वह जीडीपी का हिस्सा नहीं है। गाय, भैंस, भेड़, बकरी सबका दूध जीडीपी में गिना जा रहा है लेकिन आपका नहीं। इफ वुमेन काउंटेड में वह पहली किताब थी जिसने अब तक के परंपरागत अर्थशास्त्रियों की नज़र और नीयत दोनों को सवाल के कटघरे में खड़ा कर दिया था। अर्थव्यवस्था में उत्पादक श्रम की गणना का सवाल तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो के समय से उठना शुरू हो गया था।
लेकिन उन सब महान पुरुष अर्थशास्त्रियों ने औरतों के घरेलू और केयर विंगिंग लेबर को उत्पादक श्रम के दायरे से बाहर ही रखा। एडम स्मिथ ने इसे प्रेम के लिए किया गया श्रम कहा। हालांकि प्रेम के नाम पर मर्द कभी मुफ्त का श्रम करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने हमेशा वह श्रम किया जिसकी उत्पादक श्रम में गणना होती है, जिसके बदले में उन्हें पैसा मिलता। वह पैसा देश की जीडीपी में काउंट होता। उनका श्रम अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने वाला श्रम कहलाया। उस श्रम के बदले उन्हें सामाजिक आर्थिक सुरक्षा मिली, नाम, शोहरत, संपदा, ताकत, रुतबा सब मिला। हम औरतों को कुछ नहीं मिला, क्योंकि हमारा श्रम कहीं दर्ज ही नहीं हुआ। हमने धरती पर रहने वाले अनगिनत मनुष्य को अपने गर्भ में रखा, जन्म दिया, पाला, बिना छुट्टी, बिना सैलरी, बिना इंश्योरेंस, सिक्योरिटी, सीएल, पीएल, वीकली ऑफ के हर दिन मेहनत की और बदले में मिला दोयम दर्जा। रोजा लग्जमबर्ग का वो कथन है न कि जब औरतों का श्रम हिसाब होगा तो इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। क्लॉडिया गोल्डिन और मैरिलिन विग ने उसी ऐतिहासिक चोरी की पड़ताल का काम किया। दुनिया बदल रही है, इस शिनाख्त को भी जब स्वीडिश एकेडमी ने एक बड़े ऐतिहासिक अवदान की तरह देखा और उसे नोबेल पुरस्कार से नवाजा। हालांकि गुजरे कुछ सालों से अमर्त्य सेन 1998 से लेकर एनगेरेंस डीटन 2015, अभिजीत भट्टाचार्य 2019 और डेविड कार्र 2021 तक न्याय और समता के अर्थशास्त्री, सिद्धांत प्रतिपादित करने और वेलफेयर इकोनॉमिक्स को बढ़ावा देने वाले अर्थशास्त्रियों को सम्मानित किया जाता रहा है। पूरी दुनिया में बढ़ रही आर्थिक गैर बराबरी को चिन्हित करने वाले एकेडमिक स्कॉलर्स को सम्मानित करने का अर्थ है कि बिजनेस की इकोनॉमी भले मुनाफे से संचालित हो, लेकिन एकेडमिक्स की चिंता का केंद्रीय सवाल अब भी न्याय और समता पर आधारित समाज का सपना ही है। इस बात को एक लंबे पैराग्राफ में कहने का मकसद सिर्फ इतना है कि हर स्तर पर न्याय और समता की पैरोकार संस्थाएं और समाज भी औरतों के लिए न्याय और समता की बात को बहुत देर से स्वीकार करती है। क्लॉडिया गोल्डिन का सम्मान भी देर आयद मगर दुरुस्त आयद है। आज बड़ी संख्या में औरतें जब मार्केट का हिस्सा है, लेकिन अब भी वो बड़े फैसलाकुन पदों पर नहीं है। वो ज़्यादा लो पेड जॉब कर रही है, यहाँ तक कि उन्हें समान काम का समान वेतन भी नहीं मिलता। पावर और आर्थिक हैसियत में वो मर्दों से बहुत पीछे हैं। आज भी 70% अनपेड घरेलू श्रम औरतों के जिम्मे है, जिनका उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता और जिसकी जीडीपी में गणना नहीं होती। बकौल वेरिंग, जो आज भी दुनिया के 50 सबसे ताकतवर मुल्कों की समूची जीडीपी के बराबर श्रम घरों के भीतर कर रही है, लेकिन वो कहीं गिना नहीं जा रहा। इस आर्थिक गैर बराबरी की जड़ें इतनी गहरी और पुरानी है कि इन्हें खोदकर जड़ से मिटाने में बहुत लंबा समय लगेगा। क्लॉडिया के काम का सम्मान हमें ये उम्मीद तो देता है कि दुनिया स्टैटिक नहीं है, ये लगातार बदल रही है। हम औरतों ने घर की चारदीवारी के बाहर अपने पहचान के बीज बो दिए हैं और यह पेड़ धीरे धीरे बड़ा हो रहा है।